हेलो दोस्तों, मार्को ऑफिसर पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 2 दिन क्लासेस नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से आज तीसरे क्लास को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तीसरे क्लास पे हम लोग आए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोग इंडो ग्रीक शासक का आक्रमण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक शासकों का आक्रमण करते हैं। इंडो ग्रीक पर हमने पिछले क्लास में चर्चा करी थी, उससे पहले वाली क्लास में। उसके बाद इंडो ग्रीक शासक एक यूथिडेमस होता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम लोगों का दरअसल मेन टॉपिक है इंडो ग्रीक राजवंश, इंडो ग्रीक वंश का सबसे महान शासक, सबसे श्रेष्ठ, शक्तिशाली, योग्य शासक की बात करते हैं। तो उनका नाम है दोस्तों मिलिंद। क्या नाम है उनका? मिलिंद। मिलिंद। इसी को कहा जाता है मिनांडर। क्या कहा जाता है इसको? मिनांडर। आज हम चर्चा करेंगे मिनांडर की। मिनांडर आखिर कौन है, क्या है इनके कुछ खास बातें, इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उन सारी चीजों का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे तो निश्चित ही समझ आएगी, इसमें नो डाउट। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुने। मिनांडर, सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि मिनांडर को जो हम मिलिंद कहते हैं, यह मिलिंद कहा गया है इनको बौद्ध ग्रंथों में। किसमें कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को क्या कहा गया दोस्तों? मिलिंद। मिलिंद की अगर हम जन्म की बात करें तो मिलिंद का जन्म कहाँ हुआ था? एक काबुल में जगह है, काबुल के सिकंदरिया में। कहाँ? काबुल के सिकंदरिया में एक अलसिंद नाम का द्वीप है। कौन सा द्वीप है? अलसिंद। अलसिंद नामक द्वीप पर एक कालसी नामक गांव है। क्या कहा हमने? मिनांडर की जन्म की बात कर रहे हैं। मिनांडर का जन्म काबुल के पास एक सिकंदरिया नामक जगह है, उस सिकंदरिया में एक अलसिंद द्वीप है। अलसिंद द्वीप पर एक कालसी नामक गांव है, उसी कालसी ग्राम में मिनांडर का जन्म हुआ था। और इनके जन्म से संबंधित और भी बातें हैं। जिस प्रकार हम बात करें इनके जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ के बारे में बात करें तो काबुल के सिकंदरिया के अलसिंद के कालसू द्वीप में हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस मिनांडर को। एक ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। क्या नाम है ग्रंथ का? पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी ग्रंथ का कोई लेखक नहीं है, इसको अज्ञात लेखक माना जाता है। अभी तक पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी की ग्रंथ का कोई लेखक का वर्णन नहीं मिला है। इस ग्रंथ में लिखा गया है कि मिनांडर को इसमें सिकंदर से भी महान बताया गया है। किसमें? पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में मिनांडर को सिकंदर से भी महान बताया गया है। सिकंदर से भी महान। पेरिप्लस ऑफ एथेरियन से कहता है कि ये मिनांडर था, ये सिकंदर से भी महान शासक था। इतना ही नहीं, एक इतिहासकार, एक दार्शनिक आते हैं यहाँ पर, एस्ट्रेबो। कौन आ जाते हैं? एस्ट्रेबो। एस्ट्रेबो क्या कहता है? एस्ट्रेबो कहता है पेरिप्लस के अनुसार तो सिकंदर से महान था ही। एस्ट्रेबो इस पर कहने लगा कि मिनांडर सिकंदर से महान शासक होते हुए भी भारत में जितने प्रदेश को सिकंदर ने जीता था, उससे कई गुना अधिक प्रदेश को मिनांडर ने भी जीता। क्या कहा इन्होंने? कि सिकंदर से अधिक प्रदेश को जीता। यानी पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी को सपोर्ट करते हुए एस्ट्रेबो ने सिकंदर को यह भी महान शासक बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, सिकंदर अन्य क्षेत्र को जीतता है, अगर मिनांडर की बात करें तो मिनांडर ने भी काफी क्षेत्रों को जीता, सिकंदर से अधिक क्षेत्रों को जीता। बौद्ध साहित्य की अगर बात करते हैं तो मिनांडर को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया दोस्तों? मिलिंद। अभी हमने चर्चा करी है, मिनांडर को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? मिलिंद। अब हम देख लेते हैं ये बौद्ध साहित्य क्या है। बौद्ध साहित्य, एक मिनट। बौद्ध साहित्य का नाम है आपको मिलिंद पन्ह। यह पुस्तक लिखी गई है नागसेन के द्वारा। कहा जाता है, एक मान्यता है कि जब मिनांडर भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत में प्रवेश करने के दौरान मिनांडर को मुलाकात होती है। किससे? मिनांडर को मुलाकात होती है एक बौद्ध दार्शनिक जिसका क्या नाम था? मिलिंद। मिनांडर को मुलाकात होती है बौद्ध दार्शनिक से, उसका नाम है नागसेन। नागसेन। नागसेन एक बौद्ध दार्शनिक था और ये मिलिंद, मिनांडर से नागसेन की जब मुलाकात होती है, नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित कई सवाल मिनांडर करते हैं। मिनांडर के अंदर में बौद्ध धर्म से संबंधित कई भ्रमित प्रश्न थे,
उन सारे भ्रमित प्रश्न को मिनांडर ने नागसेन से शेयर किया। नागसेन ने मिनांडर के सारे बौद्ध प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दिया। मिनांडर इतना खुश होता है नागसेन से कि नागसेन के प्रभाव में आकर मिनांडर ने भी क्या करा, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म को। नागसेन की एक ग्रंथ है मिलिंद पन्ह। क्या है? नागसेन की एक ग्रंथ है मिलिंद पन्ह। बाबू शांत होके बैठिए, आप लोग पढ़ने के लिए आए, शांत होके बैठो, जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनो। हाँ ओके। तो क्या कहा हमने कि नागसेन की एक ग्रंथ है मिलिंद पन्ह। यह मिलिंद और नागसेन के बीच जो बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप होती है, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां मिलती है, एक दूसरे के प्रश्नोत्तरी के रूप में यह बुक लिखा गया। क्या कहा गया है? यह बुक प्रश्नोत्तरी। मतलब इसमें क्या होता है कि मिनांडर का प्रश्न है और नागसेन का उत्तर है। मिनांडर के प्रश्न, नागसेन के उत्तर। नागसेन ने इतने अच्छे उत्तर दिए, मिनांडर इनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। और याद रखिएगा, ये जो मिलिंद पन्ह ग्रंथ है यह नागसेन द्वारा लिखी गई है। और इस मिलिंद पन्ह में टोटल आप जान लीजिए मिलिंद पन्ह किस भाषा में लिखी गई है। पूछे, यह पाली भाषा का ग्रंथ है। क्या कहा हमने? मिलिंद पन्ह किस ग्रंथ का भाषा है? पाली ग्रंथ का। पाली भाषा में लिखी गई ये ग्रंथ है मिलिंद पन्ह। और इसमें 7 चैप्टर है। किसमें चैप्टर है? इसमें 7 चैप्टर है मिलिंद पन्ह में। इतना ही नहीं, मिलिंद पन्ह में कहा गया है कि साकल, आपको पता होगा कि इंडो ग्रीक शासक जो आक्रमण किया था उनकी राजधानी साकल थी। क्या थी राजधानी उनकी दोस्तों? साकल। साकल उनकी राजधानी थी। मिलिंद पन्ह में कहा गया है कि साकल के नागरिक, बड़ी जबरदस्त कोटेशन कहा गया है कि साकल के नागरिक के पास इतने दौलत हैं, इतने स्वर्ण और रजत मुद्राएं हैं, मानो स्वर्ग पृथ्वी पर आ उतरा है। ये मिलिंद पन्ह की जानकारी कहती है। और मिलिंद पन्ह में पाली भाषा का ग्रंथ है, इसमें 7 चैप्टर है। यह बुक जो है प्रश्नोत्तरी के रूप में है, लिख चुका है मैंने, प्रश्नोत्तरी के रूप में है। और मिलिंद पन्ह में साकल जो इनकी राजधानी थी इंडो ग्रीक की, जिन्होंने अपनी राजधानी साकल के बारे में बता दें कि साकल शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। क्या था ये? शिक्षा एवं व्यापार। शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र होने के साथ साथ साकल बहुत ही ज्यादा उन्नति के तौर पर था। साकल को राजधानी इसीलिए बनाया गया था ताकि हर दृष्टि से सुविधा हो शासन करने में। अगर शिक्षा की बात आए तो वह भी वहां पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, और ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें तो वो भी साकल में पर्याप्त रूप से मिलता था। तो ये आपने देखा मिलिंद पन्ह की जानकारी। मिलिंद पन्ह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके रचनाकार नागसेन है। नागसेन और मिनांडर के बीच जो बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप होती है वो सारी जानकारी मिलिंद पन्ह में अंकित है। इसके बाद अगर हम बात करें, मिनांडर की कांस्य मुद्राएं भी मिली है दोस्तों। क्या है? क्या कहा हमने कि मिनांडर की कांस्य मुद्राएं, इनकी मुद्रा पर ऊंट, क्या कहते हैं, राजा के सर पर टोपी और ऊंट और सिंह का चित्र मिलता है मिनांडर की मुद्रा पर। बात कर लें इनकी कांस्य मुद्रा की। कांस्य मुद्रा, इनकी कांस्य मुद्रा कहां से मिली है? इसकी कांस्य मुद्रा आपको मथुरा से लेकर, काबुल से मथुरा तक और प्रयागराज के रेह से लेकर बुंदेलखंड तक इनकी मुद्राएं मिलती है। क्या कहा हमने? मिनांडर की जो मुद्राएं हैं, कांस्य मुद्राएं, वह आपको काबुल से, कहां से मिला है ये? काबुल से लेकर मथुरा तक, काबुल से मथुरा तक मिला है। और उसके बाद प्रयागराज में एक जगह है रेह, वो रेह से लेकर बुंदेलखंड तक के क्षेत्रों में मिनांडर की मुद्राएं मिली है। प्रयाग के रेह से बुंदेलखंड तक, कहां तक? बुंदेलखंड तक, यहां तक इनकी मुद्राएं मिली है मिनांडर की। और मिनांडर की अगर हम अभिलेख की बात करते हैं तो इनके 2 अभिलेख हैं, याद रखिएगा। मिनांडर के 2 अभिलेख, मिनांडर के 2 अभिलेख कौन कौन से हैं? पहला अभिलेख है रेह अभिलेख। क्या है? रेह अभिलेख। रेह अभिलेख आपको मिला है यूपी के फतेहपुर से। कहां से? यूपी के फतेहपुर से रेह नामक अभिलेख मिला है। एक अभिलेख और है इनकी सिनकोट अभिलेख। दूसरा अभिलेख क्या है दोस्तों? सिनकोट, सिनकोट अभिलेख। यह सिनकोट अभिलेख इनकी पेशावर से मिला है, पाकिस्तान, पेशावर। 2 अभिलेख हैं इनकी,
एक रेह अभिलेख है जो यूपी के फतेहपुर से मिला है, और दूसरी अभिलेख इनकी सिनकोट अभिलेख है जो कि पेशावर से मिला है। यहाँ पर एक दार्शनिक आते हैं प्लूटार्क। प्लूटार्क क्या कहते हैं मिनांडर के बारे में? प्लूटार्क का कहना है कि मिनांडर की जो मृत्यु हुई थी वह सैनिक छावनी में गंगा के किनारे अपने शत्रु से लड़ते हुए में हो गई थी। यह कथन प्लूटार्क का है। क्या कथन है दोस्तों? प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि मिनांडर की मृत्यु गंगा नदी के किनारे शत्रुओं से युद्ध लड़ने के क्रम में हो गई थी। गंगा किनारे इनकी मृत्यु हो गई थी शत्रुओं से लड़ते समय, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके भस्मावशेष, आपने सुना होगा कि कई बार भगवान बुद्ध के भस्मावशेष को लेकर भी संघर्ष हुआ था। उसी प्रकार मिनांडर की जब मृत्यु हुई, जब मिनांडर को जलाया गया, इसमें के जो भस्म थे, इसके जो राख हुआ करते थे, उनके लिए युद्ध लड़ी थी, उनके लिए संघर्ष छिड़ गया था दरबार में। लेकिन उस संघर्ष को देखते हुए निष्कर्ष के तौर पर फैसला ये लिया गया कि प्रत्येक शहर में मिनांडर से संबंधित स्तूप का निर्माण करा दिया जाए, और जिस वजह से संघर्ष पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके भस्मावशेष को लेकर भी संघर्ष होता है। इसके सिक्के भी मिले हैं। मिनांडर का जन्म कहाँ हुआ था आपने ये भी जाना। इसके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं वो भी जाना। इनके कौन कौन से अभिलेख हैं, और मिनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद होता है प्रश्नोत्तरी के रूप में, वह किस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ में क्या कहा गया है, उसको भी हमने बताया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मिनांडर जब नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा था, तो मिनांडर खुद लिखता है, अगर मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊं तो मैं अधिक दिन तक नहीं रह पाऊंगा। यानी मिनांडर जब बौद्ध दार्शनिक नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है और भिक्षुक बनने का प्रयत्न करता है, उसी समय यह एक बात अपनी कथन लिखता है, कहता है अगर मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊं तो मैं अधिक समय तक नहीं जीवित रह पाऊंगा, क्योंकि हमारे शत्रुओं की संख्या सबसे अधिक है। इस वजह से भिक्षुक बन गया, निडर होकर के बन गया, लेकिन इनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात चल रहा था कि कहीं न कहीं तो हम मारे ही जाएंगे। भिक्षुक का कोई सैन्य शक्ति नहीं होता है, भिक्षुक का कोई गार्ड नहीं होता है कि हम कहीं जाएंगे तो हमारे साथ गार्ड चलेंगे। भिक्षुक भिक्षा मांगने वाले लोग होते हैं, भिक्षा पात्र होते हैं। तो इस वजह से इनको डर इस बात का तो मन में था ही, लेकिन फिर भी यह कथन इन्होंने मिलिंद पन्नों में अंकित किया। इसके सोने के सिक्के सबसे पहली बार मिलते हैं। क्या कहा हमने कि सोने के सिक्के। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो बातें इंपॉर्टेंट है। मिनांडर के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के का निर्माण किया गया। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने? मिनांडर। अगर यही सोने के सिक्के, हम सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करें, तो सर्वाधिक सिक्के क्या कहते हैं, मिनांडर का नहीं, बल्कि आपने शुरू में इंडो-ग्रीक शासक जब हम पढ़ा रहे थे, भारत में जो उनका दो खेमे में बट गया था, एक डेमेट्रियस वंश, एक यूक्रेटाइटिस वंश। अभी हम लोग मिनांडर को पढ़ रहे हैं, यह डेमेट्रियस वंश का शासक है, और जो हम लोग यूक्रेटाइटिस वंश को पढ़ेंगे उसमें एंटियालकिड्स वगैरह और शासक आते हैं। तो सोने के सिक्के सबसे पहले मिनांडर ने, डेमेट्रियस वंश का शासक मिनांडर ने जारी किया। लेकिन अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करें तो यूक्रेटाइटिस वंश के शासकों को इसका श्रेय दिया जाता है। क्या कहा हमने? सर्वाधिक बात करें तो यूक्रेटाइटिस वंशीय शासक को इसकी श्रेय दिया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के और सोने के सिक्के में यहाँ पर क्या फर्क है। क्वेश्चन में घुमा देगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इससे अच्छा है आप टॉपिक को घुमा के पढ़िए, आपका दिमाग एग्जाम में नहीं घूमेगा। उसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं मिनांडर के बारे में, और भी कुछ बातें हैं। बौद्ध साहित्य में, भारतीय ग्रंथों में मिनांडर को कई नामों से जाना गया है। क्या कहा हमने कि भारतीय ग्रंथों में मिनांडर को अन्य नामों से जाना गया है। भारतीय ग्रंथ में क्या क्या नाम दिया गया है? जिस प्रकार अगर हम बात कर लें विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में मिनांडर को कहा गया अलसिंध। क्या कहा गया दोस्तों? अलसिंध। विष्णु पुराण में मिनांडर को अलसिंध कहा गया है। वहीं भागवत पुराण की अगर बात कर लेते हैं, भागवत पुराण में इसको कहा गया है अलसिंध कहा गया था विष्णु पुराण में, और भागवत पुराण में पुष्पनिंद कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? पुष्पनिंद। विष्णु पुराण में अलसिंध
और भागवत पुराण में पुष्पनिंद और रामायण में इसको कर्दम कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? रामायण में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कर्दम, क द पर रेफ में कर्दम। 3 ग्रंथों को हमने देखा। विष्णु पुराण में अलसिंद कहा गया, भागवत पुराण में पुष्पनिंद कहा गया और रामायण में कर्दम कहा गया। एक ग्रंथ और है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। दिव्यावदान में इसको कहा गया क्रीमिस। क्या कहा गया? दिव्यावदान। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इसको कहा गया क्रीमिस। एक ग्रंथ और है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। क्या कहा हमने? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में मिनांडर को महायक्ष कहा गया है। क्या कहा गया? आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसमें कहा गया इसको महायक्ष। क्या कहा गया दोस्तों? महायक्ष। तो आपने देखा कि भारतीय ग्रंथों में मिनांडर को अन्य किन किन नामों से जानते हैं? विष्णु पुराण में अलसिंद, भागवत पुराण में पुष्पनिंद, रामायण में कर्दम, दिव्यावदान में क्रीमिस, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में महायक्ष कहा गया है। तो मिलिंद से संबंधित जो जानकारी था आप लोगों से शेयर की, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ये जितनी बातें अभी हम आपको मिलिंद से संबंधित शेयर किए, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को फिलहाल जय हिंद।